हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी। तो जी बच्चों, हमने पढ़ लिया था क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डिटेल से कम्प्लीटली। और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज का जो हमारा पहला जो पोर्शन है वो है एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स पे और फिर इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस पे। तो बताइए आपको तरतीब क्या होगी इसकी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाया किए अपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज करने का एक ही तरीका होता है, मैं आपको बार बार ये बात रिपीट करके आ चुका हूँ हर चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व करते वक्त। और वो होता ये है कि आपको एक्सरसाइज में से पहले जितने भी हमने लेक्चर्स लिए हैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो लेक्चर्स आपने लिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो एमसीक्यू सॉल्व करना कोई मुश्किल की बात नहीं होती। तो बहरहाल मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाते जाऊंगा आपको। अगर आपने लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए, फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, तो आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बताता जाऊंगा मैं, तो आप उसके हेल्प से आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता जाऊंगा साथ साथ। तो आप उसको सॉल्व कर लिएगा तो फिर इजिली याद भी हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यू पेपर में अगर आ गया, कोई अनसीन टाइप, अनसीन का मतलब समझते हैं ना कि एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से नहीं हो फिर भी पेपर में आ जाए, तो उस तरह के अगर कॉन्सेप्ट आपको जहन में होंगे ना तो आप वो एमसीक्यूज कर लेंगे। बहरहाल अभी हम एक एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और फिर देखते जाते हैं थोड़ा बहुत कि हम इसमें से कुछ थोड़े लिमिटेड टाइम के अंदर फुल चैप्टर के एमसीक्यूज जो हमने यहाँ पर सॉल्व करने हैं उसको किस तरह हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ इसको समराइज कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। वो कहता है इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर सेल। पहली बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर सोलर सेल की बात हो रही है। आपको पता है ना सोलर प्लेट्स कितनी पॉपुलर हो रही हैं पाकिस्तान में। तो सोलर सेल, सोलर प्लेट्स के अंदर जो चलते हैं ना सोलर सेल्स, वो किस चीज से बने होते हैं, कौन से एलिमेंट से बने होते हैं। तो आप याद कर लो जी, वो सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, एस सिलिकॉन से बने होते हैं। एस आई उसका सिंबल है। ठीक है, अब ये जो एस आई सिंबल है ना, अब हम ढूंढते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है। तो ये देखो मैंने पीरियोडिक टेबल खोल लिया। तो एस आई जो है ना वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन ये रहा, एक सेकंड ये रहा। सिलिकॉन जो है ना भाई साहब हैं ग्रुप 14 के अंदर। और अगर हम बात करें पीरियड की, तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड, तो थर्ड पीरियड हो गया। और जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर इसका हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 हो गया। 14 ग्रुप थर्ड पीरियड, ये ऑप्शन नंबर ए हमारी फिर इसका आंसर बन जाएगा, थर्ड पीरियड एंड 14 ग्रुप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, लेक्चर जिन्होंने लिए उनको पता ही होगा क्या होते हैं। तो ये जो नीचे वाले जितने भी है ना ये सारे, ये यहाँ तक एंड तक, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो इनके बारे में पूछा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो यार बिल्कुल मसला नहीं है, चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एक टेबल बना हुआ है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया था उस टेबल को। अगर हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, मिल जाए अगर हमें यहाँ पर ही कहीं, ये देखें ट्रांजिशन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो है NDXNS2। तो हमें बस याद होगी वहां पर, अगर हमें वो याद होगी तो हम इजीली यहाँ पर इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो ढूंढो कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, NDXNS2। चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, सबसे जो है ना सॉफ्ट मेटल इन चारों में से कौन सा है। सोडियम है ग्रुप 1 का मेंबर, कैल्शियम है किस ग्रुप का मेंबर है, ये कैल्शियम है ग्रुप 2 का मेंबर। इसी तरह एल्यूमिनियम है ग्रुप 13 का मेंबर। और जिंक को हम देख लेते हैं, जिंक यहाँ पर कहीं कहीं पर है, ये रहा जिंक, ये ग्रुप ग्रुप नंबर 12 का मेंबर है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टेस्ट है सब में से। तो यार एक जनरल कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रख लो कि जो ग्रुप 1 के मेंबर्स होते हैं ना ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर हम, और एक और बात याद करो, अगर हम डाउन द ग्रुप आते जाए ना ग्रुप 1 में, तो हमारे जो एलिमेंट्स है ना वो सॉफ्ट 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 मजीद सॉफ्ट होते जाते हैं। अगर मैं मुकाबला करूं कि इन सब में से सबसे सॉफ्ट कौन सा होगा, तो आप कहेंगे यार सबसे सॉफ्ट ना ये वाला होगा। ठीक है, जनरली उससे कम सॉफ्ट ये होगा, फिर ये, फिर ये। लेकिन अभी मैंने बात उसने पूछी है कि बताओ सोडियम ज्यादा सॉफ्ट है, कैल्शियम सॉफ्ट है, जिंक सॉफ्ट है, या फिर एक एल्यूमिनियम पूछा था ये सॉफ्ट है। तो ग्रुप 1 वाले सॉफ्ट होते हैं, तो हम सोडियम इजीली हमारा यहाँ पर आंसर बनता है, तो हम वो लगा देंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट बनती है। अगर अच्छा एक बात और ध्यान में रख लो, अगर यहाँ पर सोडियम के साथ कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक ना होता तो फिर हम क्या करते। अगर यहाँ पर सोडियम के साथ होता पोटेशियम होता, ठीक है, और आप देखें रुबेडियम होता, ठीक है, सीजियम होता, फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम देखते हैं डाउन द ग्रुप कौन सा आ रहा है, सीजियम को हम करेक्ट आंसर समझ लेते हैं अपना। ठीक है, अभी के लिए आपने जस्ट कॉन्सेप्ट में रखो यार कि ग्रुप 1 वाले सारे सॉफ्ट होते हैं, जितना डाउन द ग्रुप आएंगे तो हम एलिमेंट और सॉफ्ट पे सॉफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट हमारा जो सूटेबल आंसर है वो है सोडियम, Na।
अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है, चैप्टर नंबर 1 के हमने लेक्चर्स लिए हुए, अगर लिए हुए हैं तो वहां पर एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा था हमने। कहता है कि एक येलो कलर में एक सॉलिड एलिमेंट है जिसके एलोट्रोप्स भी होते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, जो कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला हो गया, गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, उनके अंदर भी अवेलेबल होता है। अब बताओ इन चारों में से कौन सा है। तो जी इन चारों में से जो फॉसिल फ्यूल्स में भी हो और इसके साथ साथ वो एलोट्रोपिक फॉर्म भी रखता हो, तो वो सल्फर ही है हमारे पास। ठीक है, सल्फर आपने अगर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, सल्फर के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, रोम्बिक फॉर्म में होता है, ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है, और ये फॉसिल फ्यूल के साथ भी अटैच होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन द आउटर मोस्ट शेल। कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को है वो तो वैसे ही बता देगा इसका आंसर, लेकिन आप फिर भी देख लो। ग्रुप 15 का मेंबर है नाइट्रोजन, ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ पर। ग्रुप 15 का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग 3 रिमेनिंग है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर और अकोमोडेट कर सकता है ये। तो यहाँ पर यही इसने बात पूछी है, कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो हम कहेंगे कि 3 कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा करेक्ट आंसर है। विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इन सब में से ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अगर कॉन्सेप्ट हमने पता लगा आता है तो उसमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो फ्लोरीन की है। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इन सब में से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ग्रुप 1 के मेंबर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे ये। अब ग्रुप 1 के मेंबर्स में से हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर के डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इसका वो कम पे कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट सॉफ्ट होते जा रहे हैं, मैं बता रहा था ना ऊपर बात आपको ये। तो सबसे ऊपर कौन सा इनमें से, सबसे ऊपर ना सोडियम है, तो सोडियम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वट ऑर्डर डज द मेटेलिक करेक्टर चेंजेस इन सेकंड ग्रुप। अच्छा यहाँ पर ना मेटेलिक करेक्टर की बात हो रही है, इस चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर था वहां पर डिस्कस मैंने किया है, लेकिन ये जितने मेंबर्स लिखे हुए ना ये लिखे हुए हैं सेकंड ग्रुप के मेंबर्स। आपने जस्ट एक काम करना है, तरतीब देख लेनी है इन चारों में से, तरतीब किसकी सही लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तरतीब देखते हैं हम। ग्रुप 2 में आ जाओ, ये हमारे पास है ग्रुप 2, ठीक है, ये वाला। बेरियम है, स्ट्रोंटियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तरतीब देख लेते हैं एमसीक्यूज में किस तरह दिया हुआ है। अगर इन्हीं तरतीब से दिए हुए ना सारे हमारे एलिमेंट्स, तो हम वही आंसर करेक्ट समझेंगे, वो लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी देखो आप। हाँ, बेरियम दिया हुआ है, स्ट्रोंटियम दिया हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो हमारी करेक्ट है। अब बाकी ऑप्शन देख सकते हो, ए, सी और बी देख लो आप, इसमें तरतीब जो है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर हम तसल्ली कर लेते हैं, हाँ ठीक है तरतीब ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना हमारा वो करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन अटोमिक रेडियाई। अटोमिक रेडियस वाला लेक्चर लिया हुआ है, तो वहां पर हमें इस बात का तो पता लग गया था कि अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अगर हम जाएं, तो हमारा जो एटम का रेडियस है ना वो कम से कम होता जाता है। एटम का रेडियस कम होता जाता है, यानी कि साइज जो है ना हमारा छोटा होता जाता है, ये बात समझ लो आप इस तरह। अब अब हमने देखना ये है कि इन में से नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, फ्लोरीन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब नाइट्रोजन जो है ना वो कौन से ग्रुप का है, नाइट्रोजन है ग्रुप नाइट्रोजन 15 का, अभी हम देख के आए थे। ऑक्सीजन जो है वो 16 का है, और जो फ्लोरीन है ना वो 17 का है। सबसे छोटा साइज फिर किसका हुआ, 17 वाले का हुआ, बिल्कुल ठीक है। फ्लोरीन का फिर छोटा हुआ, ऑक्सीजन का फिर उससे थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, नाइट्रोजन का फिर उससे बड़ा साइज होगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि आप ऑर्डर बताएं अटोमिक रेडियस के मुताबिक। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, हम ये कह देंगे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन जो सबसे छोटा साइज है, ऑक्सीजन का उससे बड़ा हो गया, नाइट्रोजन का उससे बड़ा साइज हो गया। ठीक है ना, अगर आपको ये ट्रेंड का आइडिया है, एटॉमिक रेडियस वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जा रहे हैं तो एटम का साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, एटम का साइज छोटा हो रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा जो साइज है ना वो 15 ग्रुप वाले का होगा जो कि नाइट्रोजन है। ठीक है, उससे बड़ा साइज होगा ऑक्सीजन वाले का, उससे छोटा साइज होगा ऑक्सीजन जो 16 ग्रुप में है, और सबसे छोटा साइज होगा फ्लोरीन जो कि 17 ग्रुप में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। ये सब मिटा देते हैं ताकि आपको आंसर्स देखने में कोई दुश्वारी ना हो। कुछ बच्चे होते हैं वीडियो को स्किप कर करके सिर्फ एंड पे चले जाते हैं और आंसर जहाँ सर्कल हुए हैं ना तो वो देख लेते हैं, तो उनके लिए भी आसानी में कर देता हूँ, जस्ट आपको आंसर नजर आए बस।
एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लाइकली टू बिलोंग इट। याद करो कॉन्सेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आयोनाइजेशन एनर्जी हमसे क्या कहता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी हमें चाहिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें क्या कहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऐड होता है तो फिर वो कितनी एनर्जी एटम खुद रिलीज करता है। ठीक है, ये अगर आपको ट्रेंड याद है और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट याद हैं लेक्चर्स लिए हुए, तो ये अब इसका जवाब आप खुद दे सकते हो। तो हमारे पास जो बेस्ट सूटेबल आंसर है ना, वो आ रहा है ग्रुप वन का। क्यों ग्रुप वन का आ रहा है? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है ना, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है। क्योंकि हमने बात की थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो 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 वैल्यूज है ना, वो अगर हम लेफ्ट राइट इन अ पीरियड जाएं तो उनकी वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, वो इंक्रीज होती हैं, क्योंकि एटम का साइज छोटा हो रहा होता है। एटम का साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट सारे दे दिए थे, दोबारा यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते ना एक्सप्लेन, हम इतने लंबा टाइम नहीं है हमारे पास। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज कहाँ पर कम होती हैं? तो जो बड़े साइज का जो होगा ना एटम, जैसे कि ग्रुप वन के मेंबर्स जो है ना वो बड़े साइज होते हैं, ग्रुप टू वाले छोटे होते हैं, फिर ग्रुप 13 वाले और छोटे होते हैं, 14 वाले और छोटे होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप वन वाले के साइज बड़े हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम हुई और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हुई। तो ग्रुप वन हमारे पास का बेस्ट सूटेबल आंसर बनता है। तो एक बार हम आंसर्स को रिपीट कर लेते हैं और फिर लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। पहले का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है बी, तीसरे का आंसर है ए, चौथे का आंसर है डी, पांचवें का आंसर है बी, छठे का आंसर है सी, और सातवें का ए, आठवें का डी, नौवें का सी, दसवें का ए। तो जी उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इस वीडियो के एंड पे आपको ना इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस के लिंक शो हो रहे होंगे, और एक शो हो रहा होगा आपको सब्सक्राइब का बटन। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी तक तो कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।